नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 विज्ञान का द्वितीय अध्याय सूक्ष्म जीव मित्र व शत्रु, इस पाठ का अगला टॉपिक हानिकारक सूक्ष्म जीव, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। हानिकारक सूक्ष्म जीव। बच्चों, सूक्ष्म जीव मनुष्य के अलावा पेड़ पौधों व जंतुओं में भी अनेक प्रकार के रोग फैलाते हैं। इसके अलावा भोजन को विषाक्त कर देते हैं। जो सूक्ष्म जीव रोग फैलाते हैं उन्हें रोगाणु कहा जाता है। रोगाणु। बच्चों, इन रोगाणुओं का संचरण जो है वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है, हवा के द्वारा, भोजन के द्वारा, या ऐसे कपड़े जिन पे रोगाणु लगे हुए हैं उनका उपयोग अगर हम करें तो हम तक ये रोगाणु पहुंच जाते हैं। रोग की बात करें बच्चों, तो रोग को हम दो भागों में बांट सकते हैं। संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। इन्हें संचरणीय रोग भी कहते हैं। संचरणीय रोग जैसे हैजा, क्षय रोग, खांसी और अनेक प्रकार के रोग। वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाते हैं उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। और असंक्रामक रोग वे होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होते, जैसे कैंसर, एड्स या सामान्य बुखार। बहुत सारे रोग हैं जो एक व्यक्ति के संपर्क में आने से दूसरे व्यक्ति को नहीं होते। इसके बाद रोग वाहक की बात करते हैं बच्चों। रोग वाहक यानी कि जो इन सूक्ष्म जीवों को या इन रोगाणुओं को एक जीव से दूसरे जीव तक लेके जाते हैं वो रोग वाहक कहलाते हैं। और मुख्य रूप से घरेलू मक्खी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये घरेलू मक्खी ऐसी जगह बैठती है जहां पे ये सूक्ष्म जीव होते हैं। तो ये सूक्ष्म जीव इसकी बॉडी से लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, और जब ये हमारा जो भोजन खुला पड़ा रहता है, ढका हुआ नहीं होता, उस पर आकर बैठती है तो उससे ये सूक्ष्म जीव लग जाते हैं। और जब वो भोजन हम ग्रहण करते हैं तो हमारे शरीर में वो सूक्ष्म जीव चले जाते हैं, हम रोगग्रस्त हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों, मलेरिया, इस रोग के बारे में आपने सुना होगा। इसका रोग वाहक मादा एनोफ्लीज मच्छर। मलेरिया रोग का जो रोगाणु है जिसे हम प्लाज्मोडियम कहते हैं, ये एक सूक्ष्म जीव है, प्रोटोजोआ। ये मादा एनोफ्लीज मच्छर इस प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर तक पहुंचाती है। जब ये मच्छर हमें काटता है तो इसकी लार के द्वारा ये प्लाज्मोडियम हमारे रक्त में चला जाता है और हम मलेरिया रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा बच्चों, आपने डेंगू के बारे में सुना होगा। डेंगू वायरस के द्वारा होने वाला रोग है और ये भी मादा एडिस नाम का एक मच्छर है जिसकी वजह से ये हमारे शरीर तक डेंगू का वायरस पहुंचता है। तो बच्चों, इनसे उपचार हम या इनसे बचाव कैसे हो सकता है मच्छरों से, ये आप सब जानते हो कि मच्छर पानी के अंदर पनपते हैं। ज़्यादा दिनों तक एक जगह अगर पानी ठहरा हुआ होता है तो उस पर मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि पानी को ज़्यादा दिनों तक एक जगह ना रुकने दें।
जैसे घर के अंदर कूलर है उसको साफ रखना चाहिए, या ऐसा कोई बर्तन पड़ा है खुला जिसके अंदर काफ़ी दिनों से पानी पड़ा है तो उसको साफ रखना चाहिए। हमारे घर के आसपास बिखरा हुआ पानी हो तो उसे ज़्यादा दिनों तक नहीं रुकने देना चाहिए, या उसके अंदर मिट्टी का तेल जो है उसके कुछ बूंदे डाल देने से ये मच्छर मर जाते हैं। इसके अलावा रात्रि के अंदर हम मच्छरदानी का उपयोग कर सकते हैं जिससे मच्छर हमें नहीं काटे। इसके बाद बच्चों हम बात करते हैं कि इन सूक्ष्म जीवों के द्वारा मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं, उनका संचरण कैसे होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो मानव रोग की बात करें, मानव रोग और किस सूक्ष्म जीव की वजह से होता है, सूक्ष्म जीव का नाम मैं यहाँ पे लिखूंगा। इसके बाद में संचरण, उसका संचरण कैसे होता है, संचरण का माध्यम और उपचार। तो इनमें बच्चों सबसे पहले हम बात करें क्षय रोग की, जो मनुष्य के अंदर जीवाणुओं के द्वारा होता है। क्षय रोग या इसे टीबी भी कहा जाता है, जीवाणु जनित रोग है। ट्यूबरकुलोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसकी वजह से ये होता है, ट्यूबरकुलोसिस। संचरण का माध्यम वायु। दूसरे प्रकार का रोग खसरा या मिजल्स जिसे कहते हैं, खसरा या मिजल्स कहते हैं। ये भी वायरस की वजह से होता है। सूक्ष्म जीव रूबेला, वायरस का नाम क्या है, रूबेला, और इसका संचरण भी वायु के द्वारा होता है। इसके बाद में चिकन पॉक्स, तीसरा मनुष्य के अंदर जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाला रोग चिकन पॉक्स कहा जाता है इसे। ये वायरस की वजह से होता है और उस वायरस का नाम है वेरिसेला जोस्टर। इस वायरस की वजह से होता है, वायु या संपर्क में आने से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये हो जाता है। इसके बाद में बच्चों बात करते हैं पोलियो की। पोलियो के बारे में काफ़ी सुना होगा आपने, समय समय पर पोलियो की वैक्सीन पिलाई जाती है। ये भी वायरस के द्वारा होता है, पोलियो वायरस के द्वारा। वायरस का नाम ही पोलियो ही है। और ये वायरस जो संपर्क है वायु के द्वारा या जल के द्वारा, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसका संपर्क हो जाता है जल के द्वारा। तो बच्चों इनका उपचार कैसे किया जाता है, आपने देखा होगा समय समय पर औषधालय के अंदर या विद्यालय स्तर पर भी टीकाकरण किया जाता है। यानी कि पहले से हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करने के लिए कुछ वैक्सीन या इंजेक्शन दिए जाते हैं। इसके अलावा रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना चाहिए। जो वस्तु वो उपयोग करता है रोगी व्यक्ति, वो अन्य स्वस्थ व्यक्ति को वो वस्तु उपयोग नहीं करनी चाहिए। हैजा, जो हैजा भी एक जीवाणु के द्वारा होता है जिसे विवियो कोलेरी कहते हैं। तो जीवाणु का नाम विवियो कोलेरी। संचरण का माध्यम जल या भोजन। इसके बाद बच्चों हम बात करें हेपेटाइटिस ए की। हेपेटाइटिस ए जो है
वो वायरस की वजह से होता है और उस वायरस का नाम यकृत-शोथ वायरस होता है। वायरस यकृत-शोथ इस वायरस की वजह से होता है और इसका संचरण भी जल के माध्यम से होता है। इसके बाद में बच्चों मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, सूक्ष्म जीव है प्रोटोजोआ और उस जीव का नाम प्लाज्मोडियम। संचरण का माध्यम मच्छर या मादा एनोफ्लीज मच्छर। तो बच्चों अब इनका उपचार कैसे किया जाए? जैसे जल या भोजन की वजह से जो रोग होते हैं, तो पहली बात तो हमें ऐसा भोजन जो है जिसको ढक के रखना चाहिए ताकि उस रोगाणु के संपर्क में ना आए। जल को उबाल कर ठंडा करके इस्तेमाल करना चाहिए, उबालने से वो बैक्टीरिया खत्म हो जाता है। और जो मच्छर से होने वाले रोग हैं, तो मच्छर से अगर हम बचाव कर लेंगे तो मच्छर से जो रोगाणु हमारे शरीर तक पहुंचते हैं वो पहुंच नहीं पाएंगे और हम रोगग्रस्त नहीं होंगे। ये थे बच्चे कुछ मुख्य मनुष्य में होने वाले रोग और उनके बैक्टीरिया का नाम। इसके अलावा जंतुओं के अंदर भी कुछ सूक्ष्म जीवों से रोग उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे गाय या भैंस की बात करें, उनके अंदर खुरपका, मुंह पका आदि रोग हो जाते हैं। और एक जीवाणु के द्वारा होने वाली भयंकर बीमारी है जिसे एंथ्रेक्स कहते हैं, बेसिलस एंथ्रेक्स के द्वारा वो फैलती है। इसके अलावा पादप रोगों की बात करें तो पादप रोग इनमें से अपने सिलेबस के अंदर मुख्य है, जैसे नींबू के अंदर जीवाणु से होने वाला रोग नींबू कैंकर के नाम से जाना जाता है। नींबू कैंकर ये जीवाणु की वजह से होता है। इसके अलावा हम बात करें गेहूं का रस्ट रोग जो कवक या फंगस के द्वारा होता है। गेहूं का रस्ट रोग कवक के द्वारा होता है। संचरण हवा के द्वारा इनका संचरण हो सकता है या बीजों के द्वारा। बीज के अंदर पहले से ही अगर वायरस हो या कवक हो तो होने वाली फसल में ये रोग हो जाता है। इसके बाद में भिंडी का पीत रोग, भिंडी का पीत रोग ये वायरस की वजह से होता है। तो आपने देखा बच्चों सूक्ष्म जीव जो है वो किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक हैं। यानी अलावा सूक्ष्म जीव भोजन को दूषित कर देते हैं या संदूषित कर देते हैं, और ये संदूषित भोजन अगर मनुष्य इस्तेमाल करता है तो कई बार उसकी मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि एक विषैला रसायन भोजन के अंदर छोड़ते हैं। उस रसायन की वजह से फूड पॉइजनिंग हो जाती है, यानी कि भोजन विषाक्त हो जाता है। अब भोजन को विषाक्त होने से बचाने के लिए क्या क्या उपाय किए जाते हैं, और जो उपाय किए जाते हैं उन्हें परिरक्षण कहा जाता है। सूक्ष्म जीवों से भोजन को विषाक्त होने की प्रक्रिया को परिरक्षण कहा जाता है। और जिन पदार्थों का परिरक्षण के लिए इस्तेमाल किया जाता है उन्हें परिरक्षक कहा जाता है। मुख्य रूप से परिरक्षक के रूप में बच्चों नमक का इस्तेमाल किया जाता है। नमक की वजह से सूक्ष्म जीव वृद्धि नहीं कर पाते भोजन के अंदर। इसके अलावा तेल का इस्तेमाल किया जाता है, सिरके का इस्तेमाल किया जाता है, चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। बच्चों चीनी जो है वो नमी कम कर देती है भोजन की, जिसकी वजह से सूक्ष्म जीव जो है वो भोजन के अंदर वृद्धि नहीं कर पाते। इसके अलावा कुछ रासायनिक पदार्थ जैसे सोडियम बेंजोएट, सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, इनका इस्तेमाल भी भोजन को संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है। इन रासायनिक पदार्थों का मुख्य रूप से जैम या स्क्वैश में इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा एक प्रक्रिया और है बच्चों, जैसे मान लो दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके ठंडा कर अगर इसका भंडारण किया जाए तो इस दूध के अंदर सूक्ष्म जीव नहीं पनप पाते, क्योंकि जब दूध को गर्म करेंगे तो गर्म करने से इसके अंदर जितने भी सूक्ष्म जीव होंगे हानिकारक वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, फिर इसका भंडारण कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया की खोज लुई पाश्चर ने करी थी। लुई पाश्चर नामक वैज्ञानिक ने की थी इसकी खोज, और उन्हीं के नाम पर इस प्रक्रिया को पाश्चरीकरण कहा जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम भोजन को संदूषित होने से बचा सकते हैं। लगभग ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। एक लास्ट पॉइंट इसका, नाइट्रोजन स्थिरीकरण। नाइट्रोजन स्थिरीकरण, इस टॉपिक के अंदर हम नाइट्रोजन चक्कर की बात करेंगे। नाइट्रोजन चक्कर। बच्चों, आपको पता है वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा निश्चित बनी रहती है। वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन 78% पाई जाती है, और ये मात्रा निश्चित बनी रहती है। इसकी वजह क्या है ये जानेंगे हम नाइट्रोजन चक्कर के द्वारा। बच्चों, आपको पता है मिट्टी के अंदर, मृदा के अंदर नाइट्रोजन यौगिक के रूप में पाई जाती है। इस मृदा से पेड़ पौधे जो हैं वो नाइट्रोजन का अवशोषण कर लेते हैं, और इन पेड़ पौधों का इस्तेमाल जंतुओं द्वारा किया जाता है। अब इन पेड़ पौधों से ये नाइट्रोजन जंतुओं में चली जाती है, और इन जंतुओं के उत्सर्जन या इनकी मृत्यु से ये नाइट्रोजन पुनः मिट्टी के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु नाइट्रोजन के यौगिकों से नाइट्रोजन को वायुमंडल में छोड़ देते हैं। अब ये वायुमंडल की नाइट्रोजन जो है, जब बारिश के समय बिजली चमकती है यानी कि तड़ित के वक्त, ये नाइट्रोजन पुनः पानी के साथ में यौगिक के रूप में मृदा में चली जाती है। इसी प्रकार कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु या सूक्ष्म जीव, नीले हरे शैवाल और राइजोबियम बैक्टीरिया, ये वायुमंडल की नाइट्रोजन को पुनः नाइट्रेट में बदलकर पौधों तक या मिट्टी तक पहुंचा देते हैं। इस प्रकार से वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा निश्चित बनी रहती है। तो बच्चों, ये चैप्टर हमारा यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम एक नए चैप्टर के साथ उपस्थित होंगे। तब तक धन्यवाद।